हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हेलो फ्रेंड्स, यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो सामान्य ज्ञान और जितने सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने जो है इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लोग इसको प्रैक्टिस सेट के बारे में देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सामान्य ज्ञान का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें लिखा है कि शुतुरमुर्ग पूरा पसार काल में भारत में पाए गए थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए पटना में, इनाम गांव, पटने, चिरान। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। पटने में जो है सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है शुतुरमुर्ग के अंडे छिलके ज़्यादा पाए गए। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। भारत में जो है शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल में पाए गए हैं। इनके अंडों के छिलके बड़ी मात्रा में पटने से प्राप्त हुए हैं, जो महाराष्ट्र में स्थित है। पटना ये बिहार का पटना नहीं है, तो पटना होता है, ये पटने है। और ये कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में जो है अधिकतर जो है शुतुरमुर्ग के अंडे छिलके पाए गए हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज की बात करेंगे तो सर्वप्रथम 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया गया ना, तुम इसको जो है पुरातात्विक ध्यान की ओर क्या कहते हैं, आकर्षित किया है। ठीक है, नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी। ऑप्शन ए की बात करेंगे सोना, बी की बात करेंगे कांसा, सी की बात करेगा पत्थर, डी की बात करेगा टेराकोटा। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांसा। इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नर्तकी की जो मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में जो प्रसिद्ध थी, ये जो है कांसा का उपयोग करके ही बनाई गई थी। ठीक है, आगे आप इसमें देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। इसमें लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कांसे, यानी जिसको हम लोग ब्रांज कहते हैं, से बनाई गई थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो मूर्तिकला का जो है विशिष्ट उदाहरण है। इसका क्या है, तो विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है, केनोपनिषद। उसके बाद बी की बात करेंगे तो विष्णु पुराण, सी की बात करेंगे तो चलिए सी की बात करेंगे, सी इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि ऐतरेय ब्राह्मण। और इसमें डी की बात करेंगे तो डी क्या लिखा है, अथर्ववेद। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐतरेय ब्राह्मण। इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में जो लिखा है, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का क्या मिलता है, तो विवरण मिलता है ना। आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पाँचवा जो लिखा है, प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था, पुरोहित, वज्रपति, ग्रामणी, कुलप। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग क्या बोलते थे, कुलप कहते थे, है ना। क्या बोला जाता था, कुलप। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को कुलप के नाम से जाना जाता था। वज्रपति का मतलब होता है चारागाह का प्रमुख होता था, वहीं ग्रामणी का मतलब होता है गांव का प्रमुख होता था। पुरोहित धार्मिक कार्य करता था, है ना। तो पुरोहित क्या करता था, तो ये जो है धार्मिक कार्य करता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। ऑप्शन ए की बात करेगा कश्मीर, बी की बात करेगा राजगिरी, सी की बात करेगा पाटलिपुत्र, डी की बात करेगा तो वैशाली। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम बौद्ध परिषद जो है कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये राजगिरी में किया गया था। और ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध परिषद का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय राजगिरी की सप्तपौड़ी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो सुबोकौमी ने किया था।
तृतीय बौद्ध संगति की शासक जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये जो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करेंगे तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? तो ये कश्मीर में पड़ता है। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे, है ना। कौन थे? तो अश्वघोष। ठीक है, नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? श्रुति सूत्र कहा जाता है, पीबी सूत्र कहा जाता है, अगम सूत्र कहा जाता है, अविस्ता सूत्र कहा जाता है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अगम सूत्र के नाम से उसको जाना जाता है, जो भगवान महावीर की शिक्षा है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम बात इसमें देख सकते हैं इसका डिस्कस। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम या अगम सूत्र कहा जाता है। भगवान महावीर के उपदेश को उनके शिष्यों द्वारा कई ग्रंथों में संकलित किया गया था, जिन्हें जैन आगम या आगम सूत्र के नाम से जाना जाता है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जैन या आगम सूत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? सतलज नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। सिकंदर और राजा पोरस के बीच का युद्ध लड़ा गया था तो 326 ईसा पूर्व में। कहाँ लड़ा गया था? तो ये जो है झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसमें डिस्कस देख सकते हैं 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इसे वितस्ता या हाइडेपेसिस का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की क्या हुई थी? तो पराजय हुई थी। सिकंदर जीत गया था और राजा पोरस क्या हो गया था? तो हार गया था। ठीक है, आगे। कौटिल्य की सहायता से किसने अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो अशोक, बी की बात करेगा चंद्रगुप्त मौर्य, सी की बात करेगा अकबर, डी की बात करेगा कालाशोक। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं इसके बारे में। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। पाटलिपुत्र इसका प्रेजेंट में ना क्या है? पटना। चंद्रगुप्त मौर्य की क्या है? तो ये जो है उसकी राजधानी थी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक, हिंद चीनी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानी इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी गांधार कला जो है हिंद यूनानी कला से जो है मिला हुआ है। ठीक, आगे चलिए देखिए इसके बारे में। भारत और यूनानी आकृति की सम्मिलित शैली जिसको हम लोग गांधार शैली है, इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक जो है शक और कुषाण थे। इस कला का विषय जो है मुख्यतः बौद्ध एवं शिल्प शैली यूनानी होने के कारण इन्हें यूनानी बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इस कला को इंडो ग्रीक या ग्रीक रोमन शैली भी कहा जाता है ना। इसे कहा जाता है ग्रीक रोमन शैली भी कहा जाता है। अतः ग्रीको रोमन एवं बौद्ध आर्ट को गांधार स्कूल के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे 11 की बात करेंगे। 11 क्या लिखा है? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में इसकी उपलब्धता वर्णित है। हर्ष है, अशोक है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त इसका क्या आ जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संदेह विग्रह हरिशेर ने किया था। इस स्तंभ लेखक की प्रारंभिक पंक्तियाँ पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक है। यह संस्कृत की चंपू शैली का जो है सुंदर उदाहरण है ना। आगे 12 की बात करेंगे। 12 क्या लिखा है? किस राजा को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य, बी की बात करेगा समुद्रगुप्त, सी की बात करेगा चंद्रगुप्त प्रथम और डी की बात करेगा तो अशोक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त को जो है उसके सिक्कों पर जो है बीड़ा बजाते हुए इसको दिखाया गया है ना। आगे चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। समुद्रगुप्त काल में उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त द्वारा जारी की गई प्रमुख स्वर्ण मुद्राएं इस प्रकार है: गरुड़ है, धनुर्धारी है,
परशु है, अश्वमेध है, व्याघ्र हनन है तथा बीड़ा वादन प्रकार है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते थे, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, रामपाल, महिपाल। तो इसके संस्थापक की बात करेंगे तो इसका संस्थापक कौन है? तो गोपाल। गोपाल इसका क्या आ जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं, पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल था। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक जो है क्या किया था, तो ये जो है शासन किया था। ठीक है, आगे चौथा की बात करेंगे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए की बात करेगा दंतीदुर्ग, बी की बात करेगा कृष्णदुर्ग, सी की बात करेगा अम्बुवर्ष, डी की बात करेगा गोविंददुर्ग। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंतीदुर्ग इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है राष्ट्रकूट वंश का जो है संस्थापक था। ठीक है, आगे चलिए इसमें देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। दंतीदुर्ग को अन्य नाम के दंतीवर्ग के नाम से भी जाना जाता था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य लगभग 753 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन सेकंड को जो पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। दंतीदुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत अथवा मालखेड़ बनाए थे ना, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो मान्यखेत। ठीक है, आगे सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? ऑप्शन ए की बात करेगा चालुक्य, बी की बात करेगा राष्ट्रकूट, सी की बात करेगा चोल और डी की बात करेगा गुर्जर प्रतिहार। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी जो इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए इसके बारे में। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाएं थी जिनका उल्लेख चोल राजवंश में किया गया है। सभा श्रेष्ठ लोगों की एक सभा थी जो गांव के लिए निर्णय लेती थी, जबकि उर आम लोगों के लिए एक सभा थी जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और बहस करते थे, है ना। आगे 16 की बात करेंगे। 16 जो हमारा क्या लिखा है, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र, जगन्नाथ मंदिर हैदराबाद, सूर्य मंदिर कोणार्क, ओंकारेश्वर मंदिर पुरी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य मंदिर जो उड़ीसा का कोणार्क में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य का मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल जो है इसको क्या किया था, तो घोषित किया है ना। 1984 में इसको क्या किया गया है, तो विश्व धरोहर घोषित स्थल गया है। ठीक है, नेक्स्ट भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने मालविकाग्निमित्रम लिखी है और उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है? भारवी को, कालिदास को, व्यास को, हर्ष को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिससे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास जी को। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। ये विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इनकी मुख्य रचनाएं थी अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार आदि। उन्हें भारत का क्या कहा जाता है, तो शेक्सपियर भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन से संबंधित है? पतंजलि, कणाद, गौतम, जैमिनी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कणाद जो है ये जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे देख सकते हैं कणाद का संबंध वैशेषिक दर्शन से था, पतंजलि का संबंध योग दर्शन से, गौतम का संबंध न्याय दर्शन से तथा जैमिनी का जो संबंध था ये किससे है, तो पूर्व मीमांसा से है। किससे है, तो पूर्व मीमांसा से है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दहेज प्रथा जो है अभी तक जो है, और बाकी सब जो है हट गई है, लेकिन यही जो है दहेज प्रथा अभी तक भी चलती है। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में लिखा है कि ऋग्वैदिक काल में विवाह के
समय वधु पक्ष द्वारा भेंट स्वरूप कुछ वस्तुएं, द्रव्य आदि दिया जाता था। अतः दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल की प्रतीक सामाजिक प्रथा है ना, तो ये ऋग्वैदिक काल की जो है सामाजिक प्रथा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या लिखा है, भारत की प्राचीन राजधानी थी, मदुराई थी, पाटलिपुत्र थी, मिथिला थी, कन्नौज थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र। क्या नाम है, पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए देखिए इसमें लिखा है कि हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार ने प्रथम बृहद मगध साम्राज्य जिसकी राजधानी राजगिरी थी की स्थापना किया था। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र समस्त उत्तर भारत का जो केंद्र बन गया। आगे चलकर मौर्य के शासनकाल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की तथा इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अतः पाटलिपुत्र भारत की प्रधान राजधानी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्या लिखा है, अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया, सोने की मूर्ति कलाकार मुद्रा बनाया, इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी नहीं थी, ये इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसके बारे में। अशोक महान के अभिलेख में प्राकृतिक, यूनानी तथा आर्मेयिक भाषा का प्रयोग तथा इसमें मुख्यतः ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। विंध्य शक्ति का नाम किससे जाना जाता है, ऑप्शन ए की बात करेगा तो ऑप्शन ए जो लिखा है गुप्त, बी की बात करेंगे राष्ट्रकूट, सी की बात करेगा चालुक्य और डी की बात करेगा वाकाटक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाकाटक इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं। वाकाटक राजवंश 250 ईस्वी से 500 ईस्वी तक विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण राजा विंध्य शक्ति द्वारा इसकी स्थापना के कारण विंध्य शक्ति के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। अजंता गुफाओं का निर्माण काल है गुप्त काल है, मुगल काल है, मौर्य काल है, आधुनिक काल है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल इसका क्या आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अजंता की गुफाओं का निर्माण करने वाला। ठीक है, चलिए देखिए अजंता की गुफाओं का निर्माण सातवाहन वाकाटक गुप्त आदि शासकों के काल में हुआ था। गुप्त काल लगभग 3री शताब्दी ईस्वी से प्रारंभ होकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक रहा है। अजंता गुफाओं का निर्माण काल भी संभवतः 2री शताब्दी से प्रारंभ होकर लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा। अजंता गुफाओं को विश्व विरासत स्थल की सूची में जो है इसको जो है शामिल किया गया है ना। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें 24, कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है, विजयालय, परांतक प्रथम, अनंत वर्मन, आदित्य प्रथम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो अनंत वर्मन थे ये जो है चोल राजवंश से रिलेटेड नहीं है ना, बाकी सब ये तीनों हैं। ठीक है, आगे चलिए देखिए इसके बारे में। इसमें जो लिखा है कि विजयालय, परांतक प्रथम तथा आदित्य प्रथम इन तीनों राजाओं का संबंध चोल राज्य से है, जबकि अनंत वर्मन जो है ये चोल गंगदेव पूर्वी गंग वंश से जो है ये रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को भी समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हुई कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो को आप उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से देख रहे हैं, है ना। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी मस्त है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।